कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। कुछ लोग ऐसा कहते हैं और कुछ लोग जानते भी हैं कि 2024 से लेकर 2026 के बीच में जो टाइमिंग रहेगा क्रिप्टो मार्केट के अंदर वो गोल्डन टाइम रहेगा, ज़बरदस्त बुल रैली वाला टाइम रहेगा और आगे ऐसा बुल रैली शायद देखने को नहीं मिलेगा, एक हिस्ट्री बन के रह जाएगा। क्यों ऐसा है मैं आगे बात करने वाला हूँ। आप कहेंगे सागर भाई बुल रैली तो पहले भी देखते थे, अभी देखने वाले हैं, आगे भी देखेंगे। मैं कहूँगा हाँ दोस्तों, पहले भी आप बुल रैली देखते थे, इस बार देखने वाले हैं, आगे भी देखेंगे। बट इस बार जो बुल रैली होगा वो आगे ऐसा नहीं होगा। कैसे? अभी आप यूं ही 10x कमा लेते हैं, 20x कमा लेते हैं, 50x कमा लेते हैं, आने वाले टाइम के अंदर 3x कमाने के लिए भी काफ़ी मुश्किलियाँ आ सकती हैं। वो कैसे? आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के अंदर ये 10x वाला माहौल, 20x वाला माहौल, 50x वाला माहौल हम नहीं करते हैं। ये सभी के सभी जो माहौल हैं बड़े बड़े प्लेयर करते हैं, बड़ी बड़ी वेल करती है। क्योंकि वेल को शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छा खासा पैसा कमाना है, 50x तक करना है, 100x तक करना है। और जो रिटेल इन्वेस्टर वेल को समझ गया वो भी उसी के साथ साथ कमा जाता है। 100% रिटेल इन्वेस्टर में से 90% रिटेल इन्वेस्टर कमा नहीं सकते हैं। 10%, 15%, मैक्सिमम 20% रिटेल इन्वेस्टर वेल का दिमाग को सोच सकते हैं और उसी के साथ अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले टाइम के अंदर अगर वेल ही इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी मार्केट के अंदर तो मार्केट उतना पंप नहीं हो सकता है, 10x 20x नहीं हो सकता है। रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम क्या करेंगे, मार्केट में स्टेबिलिटी वाला माहौल रहेगा और धीरे धीरे करके 2x कमाने के लिए भी मुश्किलें आ सकती हैं। आप कहेंगे सागर भाई आपके कहने से वेल क्यों इन्वेस्ट नहीं करेंगी, तो मैं समझाता हूँ। दोस्तों, वेल इसलिए इन्वेस्ट नहीं करेंगी, मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री दोहराता हूँ। 2017-18 के अंदर बाइनेंस नाम का क्रिप्टो एक्सचेंज आता है। बाइनेंस के अंदर उन टाइम के अंदर केवाईसी नहीं लगता था, बिना केवाईसी के लोग ट्रेडिंग कर पाते थे। और मैक्सिमम जो एक्सचेंजेस थे 17, 18, 19, 20 एंड 21 के अंदर केवाईसी नहीं लेते थे और बिना केवाईसी लोग वहाँ पर डिसेंट्रलाइज तरीके से ट्रेडिंग कर पाते थे। ओनली फॉर ईमेल की मदद से अकाउंट बन जाता था, मतलब वो डिसेंट्रलाइज हुआ, ना हमारा उसको पहचान देना है ना कुछ देना है, कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज तरीके से बाइनेंस के अंदर या तो कुछ और एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग कर सकते थे। और अब आज की तारीख के अंदर देखिएगा, बाइनेंस के अंदर बिना केवाईसी तो चलेगा ही नहीं। 2-3 दिन पहले की न्यूज़ अपडेट थी कि बाइनेंस में जिसके ओल्ड अकाउंट थे बिना केवाईसी के चला रहे थे, पहले से चल रहा था, अब उसको बंद कर दिया, बिना केवाईसी के वो अकाउंट नहीं चल पाएंगे, ब्लॉक कर दिया, सस्पेंड कर दिया, वो आपको पता होगा। वैसे ही धीरे धीरे कुछ रेगुलेशन की वजह से, कुछ गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से हर एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूजर्स का केवाईसी डाटा लेना स्टार्ट किए। तो आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, जहाँ पे केवाईसी होगा वहाँ से वेल बड़े लोग दूर रहना चाहेंगे। वे लोग मार्केट में पैसा इसलिए डालते थे कि अपनी पहचान छुपाने के बाद पैसा डालना है, उसको टैक्स भी पे नहीं करना है, गवर्नमेंट को दिखाना भी नहीं कि कौन बंदा था, उस तरीके से उसको जल्दी से पैसा बनाना है, प्रॉफिट बनाना है। इसलिए वो लोग मार्केट के अंदर एंटर होते थे, ट्रेडिंग करते थे, अच्छा खासा पैसा बनाते थे। अभी भी कुछ एक्सचेंजेस है वो चल रहे हैं बिना केवाईसी के, और आने वाले टाइम के अंदर इतना प्रॉपर रेगुलेशन आएगा कि वो एक्सचेंजेस भी, आप $1 को इधर से उधर करना हो तो आपको केवाईसी लगेगा। तो केवाईसी लगेगा तो बड़े लोग उसके अंदर एंटर नहीं होंगे दोस्तों, उसका सिंपल सा पंगा है। वो इसलिए क्रिप्टो मार्केट में आए थे कि अपनी पहचान छुपाना है, मैक्सिमम बड़ा पैसा डालना है और बड़ा प्रॉफिट बनाना है। एक सेकंड के लिए ये भी मान लो कि वे लोगों ने केवाईसी कर लिया और उसे ट्रेडिंग करना है, तो प्रॉब्लम उसको कहाँ पे आएगा, वो लोग पंपिंग डंपिंग नहीं कर पाएंगे। अगर रेगुलेशन आ गया ना तो दोस्तों, अगर वो पंपिंग डंपिंग करवाएंगे तो पता चल जाएगा कि किस बंदे ने ये मैनिपुलेशन किया। और रेगुलेशन के अंदर आता है कि अगर कोई मैनिपुलेशन कर रहा है तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है, पंपिंग डंपिंग करता है तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। पंप करता है तब तक ठीक है, बट यूं ही सेकंड में वो डंप कर जाता है तो उसके अंदर जांच होगा कि प्रोजेक्ट किसने डंप कराया। अगर वहाँ पे वेल का केवाईसी लगा हुआ है तो उसके साथ प्रॉब्लम होगा। तो वो जानता है कि हम केवाईसी करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि किसने पंप एंड डंप करवाया, तो वो बंदा पैसा डालेगा ही नहीं, हमसे ज़्यादा उसके पास नॉलेज है। तो सिंपल बात है कि वो पैसा डालेगा ही नहीं, तो उतना बड़ा बुल रैली कैसे देखा जाएगा। अभी ये बुल रैली इसलिए दिख रहा है कि कुछ अभी हद तक डिसेंट्रलाइजेशन है, इसलिए वहाँ पे हमें पंप देखने को मिल रहा है।
नहीं दोस्तों, उतना केवाईसी के बाद एक और चीज़ हमारे सामने आई है। जैसे इंडियन एक्सचेंजेस की हम बात करेंगे, इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर वॉल्यूम आना खत्म क्यों हो गया? क्योंकि उसके अंदर 30% टैक्स लग गया, 1% टीडीएस लग गया। वहां से यूजर एंड बड़े लोग इसलिए भाग गए, उससे ट्रैक नहीं करवाना है, सिंपल बात है। इसलिए वहां से बड़े यूजर जो बड़ी वेले भाग गए। हम तो कर लेंगे क्योंकि हम तो रिटेल में आते हैं, हम तो होल्ड करते हैं, हम थोड़ी ना पंपिंग डंपिंग करते हैं। हम तो बस खरीद लेते हैं, बैठ जाते हैं, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। हमें ऊपर नीचे मार्केट नहीं करना है, जो मैन्युपुलेटर है उससे सब कुछ काम करना है। इसलिए बड़े लोग अगर एक्सचेंज से गायब हो जाएंगे तो वो लिक्विडिटी वगैरह कम हो जाएगा ना एक्सचेंजेस के अंदर, खरीदने वाले कम पड़ेंगे, बेचने वाले कम पड़ेंगे। हम तो रिटेल का क्या है, थोड़ा सा होता है। तो इसलिए इंडियन एक्सचेंजेस इसलिए ख़त्म हुआ। अब आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम पहले कुकोइन के अंदर, कुकोइन एफआईयू के अंडर रजिस्टर हुआ। उसके बाद अब ये भी न्यूज़ आ रही है कि कुकोइन के अंदर भी टीडीएस कटेगा, तो इंडियन यूज़र कुकोइन का यूज़ नहीं करेगा। सिंपल है, नहीं करेगा, उसे मालूम है टीडीएस कटेगा। बड़ी वेल तो नहीं करेगी। बड़ी वेल अब क्या कर रही है, वॉलेट की तरफ भाग रही है, डिसेंट्रलाइज्ड डेक्स के अंदर भाग रही है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट का आप देख रहे होंगे ना, काफ़ी सारे डेक्स है वो भी अब केवाईसी लेना स्टार्ट किए हैं। मतलब डेक्स के अंदर भी आपको ईमेल डालना है, कहीं रजिस्ट्रेशन करना है, धीरे धीरे वो लोग भी केवाईसी लेना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होएगा, तो वेल वहाँ से कंप्लीटली भाग जाएगी। तो आप भी सोच लो, आप क्रिप्टो में क्यों आए थे? डिसेंट्रलाइज की वजह से, कि भाई हमें डिसेंट्रलाइज रहना है। और क्रिप्टो का आप मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ, ये पता चल गया होगा कि क्यों आगे क्या होने वाला है। मैं एक्सप्लेन कर दिया। और ये टाइम अच्छा इसलिए रहेगा कि अभी उतना जल्दी से रेगुलेशन नहीं हो जाएगा। 2024 से 26 जब तक निकलेगा, बाद में आगे देखना कि कम्प्लीटली सिस्टमों के ऊपर केवाईसी होगा, गवर्नमेंट का प्रेशर रहेगा और ट्रैकिंग भी रहेगा मेरे हिसाब से। तो बड़ी वेल इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो वो मैनिपुलेट नहीं करेगी। केवाईसी लगेगा तो वो मैनिपुलेट कर ही नहीं सकती, क्योंकि रेगुलेशन हो जाएगा ना, तो पता चल जाएगा कि किस बंदे ने क्या मैनिपुलेशन किया, तो हमारा प्रॉफिट भी अटक जाएगा। हम दिमाग चला रहे वेल के साथ कि 10x एंड 20x कमाना है, तो उतना मैनिपुलेशन होगा ही नहीं, तो उतना बड़ा प्रॉफिट हम नहीं देख पाएंगे। अगर कुछ और नया आया तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। एक डीएक्स के बाद और कुछ डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आई ट्रेडिंग करने के लिए, तो मामला ठीक हो सकता है, तो संभावना बन सकती है। वो तो आने वाला वक्त बताएगा, बट अभी जितनी सिस्टम है उसके हिसाब से अगला बुल रन उतना बड़ा नहीं हो सकता है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिसेंट्रलाइजेशन है क्या। 2008 की बात है, सतोशी नाकामोटो, जो कि किसी ने देखा नहीं है, कंप्लीटली पता भी नहीं कि सतोशी नाकामोटो ही था या नहीं था बिटकॉइन का क्रिएटर। उसने ये कहा कि आने वाले टाइम के अंदर 2008-9 का जो टाइमिंग था, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी सारा क्रैश हो रहा था, तो वही सतोशी नाकामोटो ने ठाम लिया कि अगर ये ऐसे सेक्टर क्रैश हो जाते हैं तो आम आदमी का क्या होगा। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा सिस्टम बनाता हूँ कि उसके ऊपर ना बैंक का कंट्रोल हो, ना कोई कंपनी का कंट्रोल हो, ना गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। जो बंदा इस सिस्टम के अंदर जुड़ता है, या तो इस एसेट के अंदर इन्वेस्ट करता है, खुद उसका मालिक है, खुद उसे कंट्रोल कर सकता है, वो चाहे मनमानी कर सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन उसे ही बोला जाता है कि उसमें ना केवाईसी लगता है। केवाईसी लगेगा तो वो तो ट्रैकिंग हो गया ना। सतोशी नाकामोटो का उद्देश्य वह नहीं था। तो उसने बिटकॉइन को बनाया था इसीलिए 2008 के अंदर कि लोग अपना हक से अपना एसेट को संभाल पाए, ना ही तो ट्रेडिंग पर्पज से। बिटकॉइन का मतलब वही होता है डिसेंट्रलाइजेशन। आपका एसेट है, आप खुद कंट्रोल करो, किसी और की नज़र ना लगे कि आपके पास क्या है, कोई हक नहीं बनता है, आप खुद आज़ाद रहो। ये चाहते थे सतोशी नाकामोटो। ये उसके मतलब जो विचार थे, आप इसे पढ़ सकते हैं, गूगल के अंदर भी थे, वही मैं बता रहा हूँ जितना मुझे मालूम पड़ा है। तो आगे इसी को देखते हुए ही नए नए यूज़र आए। अब मैं लास्ट में बता देता हूँ कि दोस्तों ऐसा नहीं कि इस सेक्टर के अंदर स्कैम नहीं होते, इस सेक्टर के अंदर काफ़ी स्कैम होते हैं और काफ़ी लाभ भी होते हैं। दोनों साइड देखना पड़ता है। हर एक फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर भी आप देख रहे हो ना, काफ़ी स्टॉक है वो डूब जाते, कभी खड़ा नहीं होते। तो क्रिप्टो में भी सेम बात है कि काफ़ी स्कैम बातें भी बन रही है। मेन पर्पज़ था, मेन जो सिस्टम था वो बिटकॉइन था, तो बिटकॉइन में कभी भी गड़बड़ी नहीं हुई है। तो इसलिए हम मानते हैं। मैं और क्रिप्टो के बारे में ज़रा सा भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ कि बिटकॉइन को देखिएगा। सतोशी नाकामोटो का वही उद्देश्य था कि लोगों का एसेट इसके अंदर रहे, तो कोई सेक्टर क्रैश होगा तो आम आदमी को तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि उसने एक लिमिटेड सप्लाई बना दिया। बंदे के पास एक बिटकॉइन है, मतलब वो एक ही रहेगा, और 21 मिलियन बिटकॉइन में से एक बिटकॉइन वही बंदे का है। ना उसको बढ़ाया जा सकता है, ना घटाया जा सकता है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। सिस्टम ही उसने ऐसा बना के यहाँ पे रख दिया है हमारे सामने। ये बात थी। तो आपको अब क्या लगता है कि सतोशी नाकामोटो ने कैसा काम किया? पहले तो उसने देखा था सेक्टर को क्रेश होते हुए, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी और प्रॉब्लम देखा था, और उसे मालूम था कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। अभी बैंकिंग का आपको मालूम है कि बैंकिंग वाले अगर चाहें तो आपको कैसे भी फंसा के आपका अकाउंट फ्रीज करवा सकते हैं।
बट अगर आपके पास बिटकॉइन है तो बिटकॉइन को कोई फ्रीज नहीं करवा सकता है, उतना फ़र्क है।